जब भी किसी विद्यार्थी के मन में ये गाना बजे कि जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, तो जाहिर सी बात है इसी के लिए ही रहा होगा वो गाना। जैसा कि आप देख सकते हैं और सबको आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, सीजीएल एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। और वैकेंसी में क्या कुछ खास है, क्या बातें आपको जाननी चाहिए एज ए स्टूडेंट, और क्या बातें मैं आपको कन्वे करूंगा, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये क्या डिटेल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। आइए जानते हैं कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जैसा कहा जाता है। वैकेंसी आ तो गई है, लेकिन वैकेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कब से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, कब तक ये जारी होगा, सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन करने की तारीख 24 तारीख से शुरू हुई, यानी आज ही से शुरू हो रही है, ठीक। और ये 24 जुलाई यानी कि 24/7/2024 तक ये रहेगी, ठीक। ये फॉर्म भरने की तारीख है बेटा। इसके बाद आपको पेमेंट भी करना है। पेमेंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ग्रेस डे हर एग्जामिनेशन में दिया जाता है, तो इसमें भी आपको दिया हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हो 25 जुलाई तक की डेट है, रात को 11 बजे। हाँ, इसमें यह खास बात है बेटा, रात को 11 बजे तक का है। आम धारणा क्या है कि भैया 12 बजे तक ही वो पर्टिकुलर डेट रहती है, तो 12 बजे तक मैं उस काम को कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि 11 बजे मतलब 11 बजे तक, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। डेट ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट अंतिम 24/7/2024। फी पेमेंट की डेट 25/7/2024। उसके बाद अगर आपसे कोई प्रकार की मिस्टेक हो गई और आपको लगता है कि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है बाद में, तो आप उस करेक्शन को भी कर सकते हो। उसके लिए भी एक प्रॉपर विंडो दिया गया है, 24 और ऑलमोस्ट 24 आवर्स का विंडो दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो 10/8 यानी कि 10 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त को रात को 11 बजे तक आपके पास ये ओपन विंडो है, जिस दौरान आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हो, ठीक। अब अगली बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भैया एग्जाम दोगे तभी सेलेक्ट होगे, बिना एग्जाम जो सेलेक्ट होगे सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन तो होगा नहीं। एग्जामिनेशन कब पड़ेगा? एग्जामिनेशन के लिए आपके पास ठीक ठाक समय है, 24 सितंबर अक्टूबर 2024। अभी क्या चल रहा है भैया, हिसाब लगा लो, जून चल रहा है। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना, अगर आप ये पूरा आधा महीना उठा लो और जुलाई का और सितंबर का हाफ उठा लो, तो तुम्हारे पास 3 से 4 महीना मिनिमम टाइम है। बड़े आराम से आप कर सकते हो, लग जाइए अभी सभी को, मैं ये हिदायत दे रहा हूं। ये प्रीलिम्स यानी कि टीयर 1 T1 की बात कर रहा हूं। ये T2 मतलब टीयर 2 यानी कि जो मेंस होगा वो आपको लगभग दिसंबर 2024। और हाँ, ये टेंटेटिव है बेटा। टेंटेटिव मतलब एक बार बता दे रहा हूं, आगे बहुत बार ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा। टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित, इंग्लिश बोलते हैं एक्सपेक्टेड। तो उम्मीद है कि इस दौरान ये होगा। अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो कुछ भी आ सकता है, जैसे लास्ट ईयर कोविड आ गया था, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, इसलिए भगवान करे ऐसा ना हो भाई। तो एक्सपेक्टेड ये डेट्स हैं, ठीक। अब चलते बढ़ते आगे कि और क्या हमारे लिए खास है इस वैकेंसी में। तो अगले साइड पे चलते देखते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे इस दुविधा में रहते हैं कि सर मेरी एज खत्म हो रही है या फिर मेरे पास एज है कि नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर यहां पे मेंशन्ड है चीजें, आप खुद उठा करके देख सकते हो, लेकिन ये आपको करने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। बहुत सारे पोस्ट में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, अलग अलग पोस्ट जो दी हुई हैं सब में आप देख सकते हो। इसमें लिखा है असिस्टेंट ऑफिसर और उसके बाद लिखा है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मतलब कि राष्ट्रपति भवन में जाकर के आपको नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, हर विभाग में और किस टाइप की पोस्ट है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। और सबकी मिनिमम और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट्स भी दी हुई है, अलॉन्ग विथ द पे स्केल। आपका पे स्केल क्या होगा, इसके हिसाब से यहां पर सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू लेना कि आपकी एज कितनी एलिजिबल है, कितनी नहीं है। एसएससी में सारी पोस्ट के लिए सारे एज एलिजिबल नहीं होते हैं। कुछ पोस्ट की मिनिमम एज अलग है, मैक्सिमम एज अलग है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ये जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर की इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इसके लिए मिनिमम 18 साल की एज दी गई है। वहीं अगर आप देखोगे ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बनना चाहते हो, तो उसके लिए मिनिमम एज 20 साल दी गई है, मैक्सिमम एज 30 साल दी गई है। तो एज पर योर आपकी जो अभी भी करंट की सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोस्ट को देख सकते हो, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इससे भी क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट सारी वैकेंसी की पूरी ये जो रिक्रूटमेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे लगती है वो यही है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। सबसे पहले वैकेंसी आती, मेरी भी होती थी, तो मैं भी यही सोचता था कि यार वैकेंसी आई है, कितनी है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंटालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। हायर नंबर ऑफ वैकेंसी से क्या होता है भैया, बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है, चलो ठीक है मुझे तो एक ही चाहिए, 50,000 वैकेंसी से मुझे एक मिल जाएगी, बस मेरे लिए बहुत है, एक ही चाहिए, लेकिन ज्यादा होंगी तब। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं, 17,727। और जैसा मैंने पहले बताया, टेंटेटिव है, एक्सपेक्टेड है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन चांसेस कम है। हो सकता है 25,000 हो जा सकता है, 30,000 हो जा सकता है, 40,000 हो जाए, ठीक। तो मिनिमम इतनी वैकेंसीज आएंगी, आप इतना मान के चलिए, उसके लिए अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या है देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एज लिमिट। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट निर्धारित है, यहां पर उसकी डिटेलिंग की गई है। आप कौन से दिन से पहले बर्थ आपका हुआ है, कौन से दिन के बाद, ये सारी डिटेलिंग यहां पर की हुई है। अगर आप किसी पोस्ट लिए जिसके लिए 18 से 27 साल चाहिए, उसके लिए आपका जन्म इससे पहले ना हुआ हो,
और इसके बाद ना हुआ हो। ठीक, तो अगर आपको दुविधा हो रही है, वैसे भी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक आपको एलिजिबल करार कर देगा, लेकिन फिर भी आप यहां एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन, जैसे कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो या किसी ऐसी कैटेगरी से आते हो जिसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके लिए प्रॉपर रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन इसमें कोई छेड़छाड़, कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो इसके लिए आश्वस्त रहें। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वैकेंसीज दो होती है बेटा। देखो, पहली होती है आपकी स्पेशल वैकेंसी। ठीक, स्पेशल वैकेंसी का मतलब क्या होता है? ऐसी वैकेंसी जिसको भरने के लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं है, कुछ स्पेशल लोग एलिजिबल होते हैं। अब स्पेशल का मतलब क्या होता है? भाई अगर मान लो तुमने स्टैटिस्टिक्स से पढ़ाई की, तुमने सिर्फ मैथमेटिक्स से पढ़ाई किया, तुमने बायोलॉजी से, जूलॉजी से पढ़ाई की है, तो उसके लिए स्पेशल वैकेंसीज आती हैं। हर बीए की व्यक्ति को मैं जूलॉजी की वैकेंसी नहीं दे सकता हूं, तो उसके लिए स्पेशल वैकेंसीज निकाली जाती है। तो यहां पर भी कुछ स्पेशल वैकेंसी आई हुई आई, उनके बारे में बात करते हैं। लिखा है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, नाम से पता चल रहा है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मतलब कि आपको स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वैसा कि लिखा हुआ है। बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में होगा, लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा है जो शायद सब लोग फुलफिल ना कर पाओ, वो है 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। मतलब 12वीं में आपका मिनिमम 60% मैथमेटिक्स में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? स्पेशल वैकेंसी, खास वैकेंसी होती है। ठीक, तो चलते हैं अब और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हैं। जैसा कि बेटा पहला पोस्ट था कि स्पेशल वैकेंसी में, वैसे दूसरा पोस्ट क्या है? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसके लिए भी रिक्वायरमेंट दी हुई है। स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर्स डिग्री के दौरान, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं भर पाओगे। तीसरा पोस्ट क्या है स्पेशल वैकेंसी में? रिसर्च असिस्टेंट, इसमें एनएचआरसी आपने पढ़ा होगा क्वालिटी के दौरान, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी में अगर आप चाहो तो आप क्या बन सकते हो? एक पोस्ट है उसमें, रिसर्च के लिए आप जा सकते हो। उसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है इच्छा है हमारी। अगर मान लो मुझे कोई रिक्रूटमेंट निकालनी, भाई ठीक है कोई ग्रेजुएट हो चलेगा, लेकिन अगर वो अंग्रेजी बोलने में अच्छा हो तो मेरे लिए और प्रेफर्ड है, तो उसको डिजायर कहते हैं, इच्छा वाली। तो बेटा अगर मान लो तुम्हारे पास एसेंशियल के अलावा ये वाली क्वालिटी है ना, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। मिनिमम 1 ईयर क्या? रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद बाकी जितने भी पोस्ट है, जैसे मैंने बताया कि स्पेशल वैकेंसी के बाद दूसरी वैकेंसी आती है तुम्हारी जनरल वैकेंसी। जनरल वैकेंसी का मतलब ये जनरल एससी एसटी ओबीसी वाला नहीं है, जनरल मतलब जिसके लिए सब ही एलिजिबल है, उसमें कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। ठीक, तो भैया ऑल अदर पोस्ट यानी जनरल वैकेंसी, उसके लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा ना, इस बार भी वही सेम क्राइटेरिया है, आप ग्रेजुएट नहीं भी हुए तो भी आप अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हो। अपीयरिंग मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं कि सर मेरा चल रहा है मैं फॉर्म भर देता हूं। अगर आप लास्ट ईयर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। शर्त यह है, शर्त यहां लिखी हुई, देखिए शर्त सामने साफ तौर पर दी हुई है, 1/8/2024, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1/8/24, यानी कि इस तारीख से पहले आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन आ गई हो मतलब अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है इस तारीख से पहले, तभी आप एलिजिबल होगे फॉर्म भरने के लिए या फिर एग्जाम देने के लिए। या फिर अगर आप एग्जाम दे भी दिए और आपका ये इसके बाद आपका रिजल्ट आया तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे मेन सिलेक्शन के दौरान में जाकर के। ठीक, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपका रिजल्ट 1/8/2024 से पहले आ चुका हो। ठीक, तो इसको कहते हैं अपीयरिंग में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, भाई डेट हमने जान ली, वैकेंसीज जान ली, कैसे होगा, कैसे फॉर्म भरना सब जान लिया। अब जानते हैं कि क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कोई चेंज किया गया? नहीं, पहले भी जो पैटर्न था वही पैटर्न है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर देता हूं कि भाई क्या पैटर्न होता है। एग्जाम 2 लेवल्स में होता है, एक को कहते हैं टीयर 1, दूसरे कहते हैं टीयर 2। इसको हम लोग आप प्रीलिम्स भी जानते हो लेमैन की भाषा में, और इसको हम लोग मेंस कहते हैं। ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में मुख्य परीक्षा कहते हैं। तो टीयर 1 टीयर 2 दो चरण में होगी। और देखते हैं टीयर 1 में क्या आता है। टीयर 1 में आप पहले से जानते हो 4 सब्जेक्ट्स आपके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। 25 चारों के क्वेश्चन है, 50 नंबर्स हैं, 200 नंबर का आपका पेपर है, 1 घंटे का आपको टाइम रहता है। प्रीलिम्स नॉट अ बिग डील, आपको इसको आराम से क्रैक कर जाओगे, लेकिन जो टफ कंपटीशन होता है, असली कंपटीशन होता है, कहां शुरू होता है? मेंस में जाकर के। तो मेंस का जो पैटर्न है मार्किंग का, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, मेंस बेटा में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहले जो बच्चे पहले से भी कैंडिडेट्स हैं, 2021 से पहले कैंडिडेट्स हैं, वो लोग जानते होंगे कि पहले 2 सब्जेक्ट्स आते थे, मैथ्स और इंग्लिश, यही मेंस में आते थे। लेकिन अब 4 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं, उनको 2 सेक्शन में बांट दिया गया है और 2 मॉड्यूल में भी बांट दिया गया है। पहला सेशन है 2 घंटे 15 मिनट का आपको सेशन मिलेगा, इसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है आपकी। ठीक, दोनों के कितने सवाल आते हैं? 30 सवाल है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 मार्क्स टोटल होते हैं। और अगर मैं उसकी बात करूं अगले मॉड्यूल की, तो बेटा सबसे टफ और सिलेक्शन देने वाला मॉड्यूल, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा भागते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करेंगे तो आप बड़े आराम से सेक्शन में पार पा सकते हैं, और यही आपको सिलेक्शन दिला देगी। याद रखिएगा मेरी बात, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। चूंकि मैं पढ़ाता हूं इसी वजह से ये जरूरी नहीं है, ये वाकई में बहुत ज्यादा इसकी वेटेज, आप खुद से देख लो। आप ओवरऑल जितने प्रीवियस स्लाइड में आप देखो, इसमें कितने क्वेश्चन है बेटा? 30 यहां, राइट, 60 क्वेश्चन है। अब अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो अकेला 45 क्वेश्चन आ रहा है, कितने परसेंट हो गया तुम खुद ही देख लो। दोनों सब्जेक्ट्स का 75% यहां आ रहा है।
ठीक, देख लो। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर दूसरे मॉड्यूल में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी। 70 सवाल टोटल आएंगे, एक सवाल 3 नंबर का, तो 210। अंग्रेजी की ही सिर्फ अगर बात की जाए तो 135 नंबर की अंग्रेजी आती है बेटा। ठीक, कैलकुलेट करके देख लो, 4 तियां 12, 120 और 5 तियां 15, 15 135 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बाकी आप बहुत समझदार है, खुद ही जानते हो। हाँ, सेक्शन 3 जो अभी खुद ही हाल ही में ऐड हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल, जो कि एक मैंडेटरी मॉड्यूल है। इसको आपको करना है। इसमें 20 सवाल आएंगे, 3 नंबर का एक सवाल होगा, 60 मैक्सिमम मार्क्स है। और स्पेशल वैकेंसीज के लिए कुछ स्पेशल पेपर्स भी होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि पेपर 2 नाम से एक पेपर दिया गया है जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स आएगी, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए या जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल आज की जो वैकेंसी है, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इतनी ही बहुत है आपके लिए। सभी लोग से मेरा आग्रह है कि लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। जिस दिन फॉर्म शुरू हो उसी दिन से फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी में जो कि आप पहले से लगे हुए हैं और लगे रहिए। अगर कोई भी दुविधा हो, इसरो अकेडमी आपके लिए हमेशा ओपन है। हमारे यहाँ हर 15 दिन पे एक नया बैच शुरू होता है एसएससी के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं। जल्दी ही एक नया बैच 3 से 5 की टाइमिंग में शुरू होने वाला है और ऑलरेडी मेरे पास 19-20 बैचेस चल रहे हैं, तो आप किसी में भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वी वेलकम यू ऑल टू इसरो अकेडमी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।